वियतनाम के किसी शहर में रहने वाला जाओलिन एक अनाथ लड़का है। वो अपना खर्चा चलाने के लिए एयर कंडीशन रिपेयर करने का काम करता है और किसी कपड़े की फैक्ट्री की एक छोटी सी जगह में अपनी रात गुजारता है। उसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाली किसी लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में भी है। लेकिन इस रिश्ते में प्रॉब्लम यह है कि जाओलिन तो उसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन उस लड़की के लिए ये रिलेशनशिप महज एक टाइम पास है। खैर, इसी तरह से दिन गुजारते हुए जाओलिन अपनी जिंदगी काट रहा था। फिर जब एक रात अपने काम से लौटते समय वो कुछ ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसकी वैन से एक आदमी टकराकर वहीं पर गिर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई हालत में अपनी वैन से नीचे उतरकर उस आदमी को देखता है। फर्स्ट इंप्रेशन में तो जाओलिन को ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी मर चुका है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर तुरंत ही अपनी वैन लेकर वहां से भागने लगता है। थोड़ा सा ही दूर पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि अगर कहीं बाई चांस मेरी गाड़ी के टक्कर से वो आदमी जिंदा बच भी गया होगा तो जरूर ही आने वाली किसी गाड़ी के नीचे कुचलकर वो मारा जाएगा, क्योंकि अभी भी वो आदमी उस रोड पर ही पड़ा हुआ था। इसलिए वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को रिवर्स लेकर फिर से उस जगह पर पहुंचता है। फिर उसकी बॉडी को घसीटते हुए वो उसे सड़क किनारे किसी खेत में डाल देता है। वो चाहता तो था कि उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाए, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि अगर कहीं पुलिस ने उसे एक्सीडेंट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया तो इस पूरे शहर में उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है। खैर, अनजाने में ही सही, लेकिन जाओलिन के हाथ से आज एक बहुत बड़ा पाप हो चुका था और इसी वजह से दिल का ये साफ सुथरा इंसान जाओलिन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो पूरी रात यही सोचते हुए निकाल देता है कि वो आदमी अभी जिंदा होगा या मर चुका होगा, और इसी आत्मग्लानि और घबराहट के कारण उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अगले सीन में हमें रोजी नाम की एक औरत दिखाई जाती है जिसका हस्बैंड पिछले 3 दिनों से लापता है, इसलिए वो उसके मिसिंग का पोस्टर शहर में अलग अलग जगह पर लगा रही थी। रोजी ने पुलिस स्टेशन में भी अपने हस्बैंड की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन अब तक तो पुलिस के हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लगा था। रोजी का उसके हस्बैंड के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए उसे ये सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। फिर इसके 2 दिन बाद रोजी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को एक लावारिस डेड बॉडी मिली थी। रोजी इस डेड बॉडी को देखते ही पहचान लेती है, क्योंकि ये लाश असल में उसके हस्बैंड की ही थी। ये देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाती और तुरंत ही वहां से बाहर चली जाती है। उसके हस्बैंड की मौत से रोजी की जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया था। फिर भी वो अपने हस्बैंड और मरे हुए बेटे की यादों के सहारे किसी तरह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही थी। अचानक से ही रोजी की जिंदगी में एक अकेलापन सा आ गया था जिसे वो चाहते हुए भी नहीं भर पा रही थी। फिर एक दिन उसके घर का एयर कंडीशन खराब हो जाता है, जिसे रिपेयर करवाने के लिए वो कंपनी में कॉल करती है। इत्तेफाक से उसके एसी को रिपेयर करने के लिए जाओलिन यहाँ पर आता है। रिपेयरिंग करते समय जाओलिन की नजर रोजी के हस्बैंड वाले मिसिंग पोस्टर पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पोस्टर पर बने चेहरे को ध्यान से देख पाता, रोजी उस पोस्टर को वहां से उठाकर डस्टबिन में डाल देती है, क्योंकि अब तो उसका हस्बैंड मर चुका था तो इन चीजों की क्या जरूरत है। जाओलिन उस चेहरे को तो ध्यान से नहीं देख पाया था, लेकिन उस पोस्टर को देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि इस औरत का हस्बैंड पिछले कुछ दिनों से लापता है। इसलिए अपने रिपेयरिंग का काम पूरा करने के बाद यहाँ से जाने से पहले जाओलिन रोजी से पूछता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड मिल गया, जिसके जवाब में रोजी उसे हाँ कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे अकेला समझकर कोई उसका फायदा उठाए। वहां से बाहर निकलकर जाओलिन की नजर कुछ टीनेज लड़कों पर पड़ती है जो सिगरेट पी रहे थे। अब क्योंकि जाओलिन एक अच्छा इंसान है तो वो इस तरह से बच्चों को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो उन लोगों को 2-4 कंटाप मार के उनकी सिगरेट और लाइटर छीन लेता है। इसके बाद वो उन सिगरेट्स को खुद ही स्मोक करने लगता है ताकि उन भोले भाले बच्चों को कैंसर से बचाया जा सके। इसी बीच उसकी नजर यहाँ पड़े एक पोस्टर पर पड़ती है जिसे अभी कुछ देर पहले ही उसने रोजी के घर पर देखा था। इस बार जब वो इस चेहरे को ध्यान से देखता है तो तुरंत ही उसे पहचान लेता है, क्योंकि यही वो आदमी है जिसे जाओलिन ने उस रात अपनी वैन से ठोका था। तो यानी कि जाने अनजाने में जाओलिन ने ही रोजी के हस्बैंड को मारा था। इस बात को जानने के बाद उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है और पूरी तरह से गिल्ट में डूबे होने की वजह से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। इसीलिए वो फैसला करता है कि पुलिस स्टेशन जाकर अपने गुनाह को कबूल करेगा। फिर वो अगले ही दिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक लेडी पुलिस को ये पूरी घटना बताने लगता है, लेकिन वो पुलिस वाली फोन पर किसी के साथ एक सास बहू सीरियल का डिस्कशन कर रही थी, जिस वजह से वो जाओलिन की बात को ध्यान से नहीं सुन पाती। और इसी दौरान इस पुलिस स्टेशन के बाकी कैदियों की हालत देखकर जाओलिन अपने गुनाह को कबूल करने का फैसला बदल देता है। वो तुरंत ही वहां से निकलकर अपने घर लौट आता है। इसके बाद वो फिर से उस जगह पर जाता है जहाँ उस रात एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ी बहुत देर तक यहाँ पर ढूंढा ढाकी करने के बाद उसे एक लॉकर की चाबी मिलती है। ये चाबी असल में उसी मरने वाले आदमी की ही थी। जाओलिन को तो अभी भी ये बात पता नहीं है कि पुलिस वालों को रोजी के हस्बैंड की लाश मिल चुकी थी, इसलिए वो फैसला करता है कि रोजी के लिए उसके हस्बैंड को जरूर ढूंढेगा। इसी बीच वो छुप छुप कर रोजी का पीछा भी करता है ताकि उसके बारे में कुछ और भी पता लग सके। रोजी की इस मुश्किल भरी जिंदगी को देखकर उसका गिल्ट अब और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। रोजी के साथ कांटेक्ट में आने के लिए वो एक दिन चुपके से उसकी एसी की गैस लीक कर देता है और साथ ही साथ वो अपना कार्ड भी उसके घर के अंदर फेंकता है ताकि रिपेयर के लिए वो फिर से जाओलिन को ही बुलवाए। जाओलिन ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो रोजी से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देगा कि किस तरह उसकी ही वैन से उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और अब उसके हस्बैंड को ढूंढने में वो रोजी की मदद करना चाहता है।
फिर अगले दिन वो रोजी का एयर कंडीशन ठीक करने के लिए फिर से उसके घर पर जाता है। इसी समय यहाँ आस पड़ोस की काफी सारी औरतें भी आ जाती हैं, जो असल में यहाँ रोजी को उसके पति के मरने पर सांत्वना देने के लिए आई थी। इन लोगों की बातें सुनकर जालिन को भी पता चल जाता है कि रोजी का पति अब मर चुका है और इसी वजह से उसके अंदर का गिल्ट अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन इस दौरान वो एक ऐसी बात पे गौर करता है जो उसे थोड़ा हैरान कर रही थी। वो रोजी के हाव भाव को देखकर सोचने लगता है कि अभी उसके पति को मरे बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। इस वजह से इस मैटर को समझने के लिए उसकी बेचैनी अब पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। रिपेयरिंग के बाद जब रोजी उसे पैसे देने की कोशिश करती है तो जालिन उसे ये कहते हुए पैसे लेने से मना कर देता है कि अभी 2 दिन पहले उसने शायद एसी को बहुत अच्छे से रिपेयर नहीं किया था, तो इसी वजह से ये इतनी जल्दी फिर से खराब हो गया। रोजी सोचने लगती है कि शायद वो उसकी हालत को देखते हुए उस पर तरस खाने की कोशिश कर रहा है। वो जालिन से कहती है कि तुम्हें मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे हस्बैंड के मरने का मुझे अफसोस तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मुझे ना चाहते हुए भी उसके लिए वो सब कुछ करना पड़ता था जो मुझे पसंद नहीं। उसके मरने से मेरी जिंदगी में एक अकेलापन सा तो आ गया है, लेकिन कम से कम मुझे रोज रोज के उस मारपीट और लड़ाई झगड़े से तो छुटकारा मिल गया। अब जालिन सोचने लगता है कि जाने अनजाने में शायद उससे कुछ अच्छा ही हो गया है, लेकिन अभी भी जालिन को उसकी बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, इसलिए वो अब भी चोरी छुपे उसका पीछा किया करता था। इस दौरान वो ऑब्जर्व करता है कि भले ही रोजी दुनिया के सामने अपने पति के मरने का शोक नहीं मना रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात से काफी फर्क पड़ा है और इसीलिए वो अक्सर घंटों घंटों तक कहीं अकेले बैठी किसी सोच में डूबी रहती है। वो खाली समय में रोजी के घर के आसपास ही रहा करता था ताकि किसी न किसी तरह उसकी कुछ मदद कर सके। फिर एक दिन गुंडे जैसे दिखने वाले कुछ लोग रोजी के घर पर आते हैं। ये रोजी को बताते हैं कि मरने से पहले उसके हस्बैंड ने इन लोगों से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था और अपने उसी बकाए पैसे को लेने के लिए ये लोग आज यहाँ पर आए हैं। रोजी कहती है कि मुझे इस कर्ज लिए हुए पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जाहिर है कि ये पैसे भी मेरे हस्बैंड के साथ ही चले गए। लेकिन फिर ये लोग रोजी के साथ पैसों को लेकर बहसबाजी करने लगते हैं। रोजी कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसका कर्जा जरूर चुका देती, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपना खर्चा अच्छे से चला सकूं। इसके बाद ये गुंडे उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। इसी समय अचानक से जालिन वहां पहुंचकर उन गुंडों से लड़ पड़ता है और किसी तरह उनसे मार पिटाई करके उन लोगों को यहाँ से भगा देता है। इस मारपीट के दौरान जालिन को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी, तो उसकी मरहम पट्टी करने के लिए रोजी उसे अपने घर के अंदर ले आती है। रोजी देखती है कि उसके चेहरे पर चोट के और भी निशान हैं, तो रोजी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इसी तरह से मार पिटाई करना पसंद है। जालिन कहता है कि वो इस तरह का लड़का नहीं है, बल्कि ये चोट तो उसे किसी एक्सीडेंट के दौरान लगी थी। रोजी भी अब तक इस बात को समझ चुकी थी कि ये लड़का उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन इसके पीछे की असल वजह के बारे में उसे पता नहीं था। वो आज रात के डिनर के लिए जालिन को यहीं पर रोक लेती है। डिनर के दौरान जालिन उसे बताता है कि वो बचपन से ही अनाथ है और ना ही उसके ऐसे दोस्त रहे हैं जिन्होंने कभी उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया हो, तो उसकी लाइफ में ये पहली बार है कि वो किसी के घर पर बैठकर इस तरह से डिनर कर रहा है। रोजी कहती है कि मुझे जितना भी इंसानों की समझ है उस हिसाब से तो तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इसके जवाब में जालिन उसे कुछ भी नहीं कह पाता। डिनर करने के बाद जब जालिन वहां से जाने लगता है तो सोचने लगता है कि रोजी की जिंदगी भी उसकी तरह काफी मुश्किलों भरी रही है और अब तो उसका हस्बैंड भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो जाहिर है कि उसकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इसके बाद देर रात जब वो सोने के लिए उस फैक्ट्री पर पहुंचता है तो देखता है कि कुछ गुंडे पहले ही वहां पहुंचकर उस जगह को खाली कराने की कोशिश कर रहे थे। उन गुंडों के साथ फाइट करके जालिन उन लोगों को यहाँ से भगाने में सबकी मदद करता है। अगले दिन एक बार फिर से जालिन और रोजी की मुलाकात होती है। असल में रोजी के हस्बैंड को अभी तक नहीं दफनाया गया था, इसीलिए ये दोनों उसके अंतिम संस्कार के लिए सिमेट्री में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर जालिन को पता चलता है कि रोजी का एक बेटा भी था जो अब मर चुका है। रोजी चाहती थी कि उसके हस्बैंड को उसके बेटे के बगल में दफन ना किया जाए, बल्कि उस जगह को फिलहाल खाली रखकर रोजी को ही मरने के बाद उसके बेटे के बगल में दफन किया जाए। ये सब कुछ जानकर तो जालिन के दिल में रोजी के प्रति हमदर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद रोजी उसे बताती है कि जब उसका बेटा मरा तब उसकी उम्र 12 साल की थी। अपने बेटे की मौत के लिए वो काफी हद तक उसके हस्बैंड को ही जिम्मेदार मानती है। असल में उसके बेटे को दिल के साथ साथ दमे की भी बीमारी थी। एक रात जब वो अपनी जॉब की नाइट शिफ्ट में थी तो उस पूरी रात उसका हस्बैंड दारू और सिगरेट के नशे में पड़े रहा। इस वजह से उसने अपने तड़पते हुए बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब रोजी घर पहुंची तो उसका बेटा उसे अनकॉन्शियस हालत में मिला। फिर हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि वो मर चुका है। उसके बाद रोजी और उसके हस्बैंड के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ और रोजी ने उससे कहा था कि जिस तरह उसका बेटा मरा है उसी तरह तुम भी एक दिन तड़प तड़प के मर रहे होगे, लेकिन कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। और इसी वजह से रोजी को उसके हस्बैंड के मरने से कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ है। आखिरकार हिम्मत करके जालिन उससे ये बात पूछ ही लेता है कि जो भी इंसान तुम्हारे पति की मौत के लिए जिम्मेदार है, क्या तुम कभी उसे माफ कर पाओगी। जवाब में रोजी उससे कहती है कि नहीं, मैं उसको भी कभी माफ नहीं करूंगी। तो जालिन उसके सामने अपने गुनाह को कबूल करता हुआ कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारे हस्बैंड की मौत के लिए जिम्मेदार है। मेरी ही वैन से टकराने के बाद उसकी मौत हुई थी। लेकिन रोजी उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की मौत तो एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उसको गोली मारी थी और उसके पोस्टमार्टम के दौरान उसकी बॉडी से तो बुलेट भी निकली थी।
अब ये सुनकर तो जाओलिन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। यही फ्लैशबैक के एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस रात जब जाओलिन उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी वैन से टकराने से पहले ही रोजी के हस्बैंड का पीछा करते हुए किसी किलर ने उसे पहले ही 2 गोलियां मार दी थी। लेकिन बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से जाओलिन को ये बात पता नहीं चली, इसीलिए वो उसकी मौत के लिए अब तक खुद को ही जिम्मेदार मानता रहा। फिर अगले दिन पुलिस को उसकी लाश वहीं पास के ही एक तालाब में मिली थी। इधर अभी भी पुलिस उस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। पुलिस ऑफिसर किम कुछ गैंगस्टर्स को पकड़कर उससे पूछताछ करना शुरू करता है। ये गैंगस्टर पुलिस को बताता है कि उनकी गैंग के अलावा भी कुछ दूसरे गैंगस्टर्स की नजर उसके हस्बैंड पर थी, क्योंकि वैसे तो वो आदमी पूरी तरह से उठाया गिरा टाइप का ही था, जो अपने जुए और शराब की लत को पूरा करने के लिए इधर उधर से उधार लिया करता था। लेकिन अभी 1 महीने पहले ही उस आदमी के हाथ किसी गैंगस्टर के करोड़ों रुपए लग गए थे और उसी को पाने के लिए काफी सारे गैंगस्टर उसके पीछे पड़े थे। रोजी को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन उसे इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी बीच उसे अननोन नंबर से एक कॉल भी आता है, जिसमें सामने से एक आदमी कह रहा था कि वो उसके हस्बैंड की मौत के बारे में जानता है। लेकिन रोजी इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी, तो वो इस कॉल को इग्नोर ही करती है। इधर जाओलिन भी अपनी तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। वो रात के समय उस बार में जाता है जहाँ रोजी का हस्बैंड अक्सर जाया करता था। वहाँ के एक ब्लाइंड सिंगर से पूछताछ करने पर जाओलिन को पता लगता है कि जिस रात रोजी का हस्बैंड मरा था उस दिन भी वो इस बार में आया था। अपने साथ के किसी आदमी के साथ बैठकर उसने यहाँ बहुत ज्यादा शराब पी और फिर नशे में आने के बाद उसने अपने साथ वाले आदमी को बताया कि उसने काफी सारे पैसे रेलवे स्टेशन के किसी लॉकर में छुपा रखे हैं। लेकिन उस आदमी के काफी बार पूछने के बाद भी रोजी का हस्बैंड ने उसे उस लॉकर नंबर और चाबी के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ घंटों बाद जब रोजी का हस्बैंड यहाँ से चला गया तो वो साथ वाला आदमी भी एक गन लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। जाओलिन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में अंधे हो या सिर्फ अंधे होने का ढोंग कर रहे हो। ये सिंगर कहता है कि कभी कभी अंधे होने के भी फायदे होते हैं, इसलिए मुझे इस तरह का ढोंग करना पड़ता है। फिर रात को अपने घर पहुंचने के बाद जाओलिन उस चाबी को निकालता है जो उसे कुछ दिन पहले क्राइम स्पॉट पर मिली थी। इस चाबी पर नंबर 19 लिखा हुआ था। वो समझ जाता है कि ये जरूर उसी लॉकर की चाबी है जिसके बारे में रोजी का हस्बैंड बात कर रहा था। फिर वो अगले ही दिन रेलवे स्टेशन के लॉकर रूम में जाकर 19 नंबर वाले उस लॉकर को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक बड़ा सा बैग था जिसके अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए थे। जाओलिन उस बैग को लेकर तुरंत ही वहां से निकलता है तो कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। असल में ये वही आदमी है जिसने रोजी के हस्बैंड को गोलियां मारी थी। जाओलिन अपनी वैन में बैठकर वहां से भागने लगता है तो ये किलर भी एक टैक्सी वाले को घायल करके उसकी कार से जाओलिन का पीछा करने लगता है। इसी दौरान पुलिस इंस्पेक्टर किम भी अपने एक असिस्टेंट के साथ वहां से गुजर रहा था। इस घायल टैक्सी वाले की हालत को देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो भी अपनी कार से उस किलर का पीछा करने लगता है। इधर जाओलिन को भी ये समझ आ चुका था कि ये टैक्सी वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है, तो वो अपनी वैन को कहीं साइड में रोककर लोहे की किसी चीज से उस पर हमला करने के लिए उसके आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में जब वो किलर वहां पहुंचकर जाओलिन की वैन से वो बैग निकालने ही वाला था कि तभी अचानक वो दोनों पुलिस वाले उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। इससे पहले कि ये पुलिस वाले उसे पकड़ पाते वो किलर उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हुए यहाँ से भागने लगता है, तो ये दोनों पुलिस वाले भी गन फायरिंग करते हुए उस किलर का पीछा करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जाओलिन अपनी वैन और पैसों के बैग के साथ यहाँ से भागने में कामयाब होता है। इधर वो किलर भी इंस्पेक्टर किम के असिस्टेंट को मारकर यहाँ से भाग जाता है। पुलिस वालों ने जाओलिन को तो नहीं लेकिन उसकी वैन को सीसीटीवी में जरूर देखा है, लेकिन उन फुटेज में वो उस वैन के नंबर को नहीं पढ़ पाए और किलर को भी किम ने उस वैन के पास ही देखा था। इधर जाओलिन इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज था कि वो पैसों से भरे इस बैग को आखिर कहाँ छुपाए। फिर काफी देर तक सोचने समझने के बाद वो किसी नदी किनारे एक गड्ढा खोदकर पैसों से भरे उस बैग को वहीं छुपा देता है। इसके बाद वो किसी गैंगस्टर से एक गन भी खरीदता है। इधर वो किलर भी जाओलिन को खत्म करने के लिए उसके घर का पता ढूंढ ही लेता है। फिर जाओलिन जब देर रात वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वो किलर यहाँ पहले ही पहुंचकर उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। कुछ ही देर में इन दोनों के बीच गन फायरिंग करते हुए चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर में जब इन दोनों की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो ये हाथों से ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। इस फाइट के दौरान किसी तरह जाओलिन उसके ऊपर ओवर पावर कर जाता है और वो एक पत्थर को उस किलर के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। गोलीबारी की इन आवाजों को सुनकर इस जगह पर काम करने वाला वॉचमैन तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल करके बुला लेता है। इस बार जाओलिन यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता और वो चुपचाप ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पूछताछ के दौरान रोजी जाओलिन की तरफ से ही गवाही देती है, जिस बात से किम काफी सरप्राइज होता है। असल में रोजी का हस्बैंड किसी ड्रग लॉर्ड का ड्राइवर था। एक रात जब उस किलर ने उन पैसों के लिए ड्रग लॉर्ड को मार दिया तो रोजी का हस्बैंड उन पैसों को चुराकर वहां से भाग गया। फिर सही मौका देखकर उसने उन पैसों को लॉकर में छुपा दिया और उन्हीं पैसों के पीछे वो किलर लगा हुआ था, जिस वजह से रोजी के हस्बैंड को भी अपनी जान गंवानी पड़ी।
इन दोनों हत्याओं के लिए उस किलर को फांसी की सजा दी जाती है और जाओलिन ने भी अपने हिस्से का गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद वो पुलिस वालों को उस जगह पर लेकर जाता है जहां उसने पैसे छुपाए थे, लेकिन उस गड्ढे की खुदाई करने के बाद वो देखते हैं कि अब पैसे वहां पर नहीं है। तो इसके जवाब में जाओलिन कहता है कि जरूर मुझे पैसे छुपाते हुए किसी ने देख लिया होगा और फिर मेरे यहाँ से जाने के बाद उसने ये पैसे यहाँ से निकाल लिए होंगे। यही फ्लैशबैक के एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिन ने चोरी छुपे वो सारे पैसे पहले ही रोजी के घर पर पहुंचा दिए थे। जाओलिन को उसकी गलतियों के लिए 2 साल की सजा सुनाई जाती है। इधर रोजी की जिंदगी अब पहले से कुछ बेहतर हो चुकी थी। वो अपने एक दोस्त को जाओलिन की ये सारी कहानी सुनाते हुए बताती है कि किस तरह उसे जाओलिन के कारण जीने की वजह के साथ साथ एक अच्छी जिंदगी काटने के लिए ढेर सारे पैसे भी मिल पाए और फिलहाल वो जाओलिन के जेल से बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। इसके 2 साल बीतने के बाद आखिर वो दिन भी आता है जब जाओलिन अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकलता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतने दिनों तक जेल में रहने का उसे कोई अफसोस है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जेल जाने से पहले जाओलिन ने अपनी गलती सुधारते हुए वो सारे जरूरी काम कर दिए थे जिसकी वजह से उसे फ्यूचर में कभी भी कोई पछतावा ना हो। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।